तो सभी को नमस्कार। एक बार फिर से हम शुरुआत करने वाले हैं अपने विश्व मानचित्र अध्ययन के बारे में। जो हमारा टॉपिक चल रहा था उसके अंदर हम देख रहे हैं आज अफ्रीका महाद्वीप के बारे में। अफ्रीका महाद्वीप जो है हमारे पास में विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप आएगा क्षेत्रफल की दृष्टि से और जनसंख्या की दृष्टि से। जनसंख्या में दोनों में ही इसका कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान आता है। और क्षेत्रफल यानी दूसरा बड़ा हो गया। इसके अंदर यहाँ पे बात करते हैं तो इस महाद्वीप के पूर्व में हमें हिंद महासागर मिलता है। पूर्व के अंदर हिंद महासागर मिलता है, पश्चिम में अंटार्कटिक महासागर मिलता है। अंटार्कटिक महासागर है। दक्षिण में ये दोनों जाकर के मिल जाएंगे। उत्तर में यदि बात करें तो उत्तर में यूरोप महाद्वीप है और एक तरफ हमारे पास में एशिया महाद्वीप है। उत्तर की ओर यूरोप महाद्वीप रहेगा तो यह यूरोप महाद्वीप से अलग होता है। देखिए कैसे कैसे अलग होता है। सबसे पहले यहाँ एक जिब्राल्टर जल संधि है। जिब्राल्टर जल संधि, ये जल संधि क्या करती है? जिब्राल्टर ये जिब्राल्टर जल संधि जो है वो यूरोप और अफ्रीका को अलग करेगी। फिर हम उसके बाद में कहाँ एंटर कर जाएंगे? यूरोप और अफ्रीका के बाद में यानी जिब्राल्टर से होते हुए हम कहाँ पर आ गए? भूमध्य सागर में पहुंच गए हैं। भूमध्य सागर में, भूमध्य सागर जहाँ जहाँ पर भूमध्य सागर की जलवायु है वहाँ वहाँ पर खट्टे पदार्थ होंगे। यानी कि यहाँ पर अंजीर, अंगूर, संतरे वगैरह जो है वो इस प्रकार से यानी कि खट्टे पदार्थों का ये क्षेत्र होता है जो भूमध्य सागरीय जलवायु होती है। तो अगर वो भूमध्य सागरीय जलवायु हमारे भारत में है तो हमारे भारत में भी अंगूर और अंजीर वगैरह इस प्रकार के पदार्थ जो है पाए जाएंगे, जैतून वगैरह पाए जाएंगे। तो इसीलिए अपने को इसकी पोजीशन ध्यान रखनी है कि इसकी पोजीशन भूमध्य सागर की है कहाँ पे। तो फिलहाल एक बार ध्यान रखो कि है यूरोप और अफ्रीका के बीच में है। उसके बाद में यहाँ पर एक काट करके इसको स्वेज नहर बनाई गई है। स्वेज नहर बना दी गई। स्वेज नहर से बाद में जाएंगे तो हम कहाँ पहुँच जाएंगे? लाल सागर में पहुँच जाएंगे। लाल सागर के अंदर पहुँच जाएंगे। लाल सागर के बाद में देखिए अब ये अब किन के बीच में है? स्वेज नहर और लाल सागर, ये एशिया और अफ्रीका के बीच में है। जबकि जिब्राल्टर जल संधि और भूमध्य सागर ये किसके मध्य में है? यूरोप और अफ्रीका के बीच में। यूरोप अफ्रीका के बीच में जिब्राल्टर जल संधि और भूमध्य सागर है, जबकि स्वेज नहर और लाल सागर एशिया और अफ्रीका के बीच में है। अब यहाँ पर आगे चलते हैं तो यहाँ एक जल संधि और आती है जो कि यहाँ पर मिलेगी बॉब अल मदेव जल संधि। बॉब अल मदेव जल संधि, मदेव जल संधि। ये जो क्षेत्र है, ये जो यहाँ पर हमारे पास में जल मार्ग बनेगा, ये खुला जल मार्ग कहलाएगा। इसे हम महासागरीय जल मार्ग कहेंगे। तो महासागरीय जल मार्ग, जल मार्ग तो अंतस्थलीय जल मार्ग जो थे ना वो कहाँ कहाँ पे देखा था? एक तो हमने देखा था उत्तरी अमेरिका के अंदर ग्रेट 5 लेक्स और सेंट लॉरेंस नदी जो कि विश्व का सबसे लंबा अंतस्थलीय जलमार्ग बनाती है। और राइन नदी का जो जलमार्ग है वो विश्व का सबसे व्यस्त अंतस्थलीय जलमार्ग है। यानी यहाँ पर हम देखेंगे महासागरीय, वो अंतस्थलीय था, एक महासागरीय जलमार्ग होते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण महासागरीय जलमार्ग कौन सा है? वो यही है। ठीक है। अब इसमें आपको देखने वाली जो बात है वो ये है कि स्वेज नहर कब बनाई गई थी। तो स्वेज नहर का जो निर्माण है, स्वेज नहर का निर्माण 1869 के अंदर बनाई जाती है। 1869 के अंदर स्वेज नहर का निर्माण किया जाता है। यहाँ पर ध्यान रखेंगे क्योंकि इससे पहले जो थे, पहले का जो मार्ग था वो इस प्रकार से होता था। इस प्रकार से यहाँ से वास्को डी गामा जब आए थे भारत तो वो इस मार्ग से होते हुए आए थे। तो जब वो इस मार्ग से होते हुए आए तो उनको दूर दूर तक कोई भी, ये पुर्तगाल है यहाँ पे, तो उनको दूर दूर तक कुछ भी नज़र नहीं आया। और जब वो यहाँ पर पहुँचे तो उनको ये थोड़ी सी स्थल भाग मिला। और जब उनको ये स्थल भाग मिला तो उन्होंने इसको नाम दिया कैप ऑफ गुड होप। क्या कहा उसने? उत्तमाशा अंतरीप। उत्तमाशा अंतरीप इसे कहा। ठीक है, उत्तमाशा अंतरीप। एक मिनट अभी देखते हैं, थोड़ा अच्छे से दोबारा से बना लेना है ना, आपके बना हो तो। ये हमारे पास में अफ्रीका महाद्वीप आ गया। ठीक है,
अब इसमें आपने देखा कि यहाँ पर हमने जिब्राल्टर संधि थी, यहाँ स्वेज नहर थी, यहाँ बोबल मरेव जल संधि थी। ठीक है, 3 पॉइंट हमारे पास ये वाले थे। दक्षिण में जो हमने इसको नाम दिया वो है कैप ऑफ गुड होप। होप यानी कि आशा, गुड यानी कि उत्तम आशा, अंतरीप यानी कि अंतिम बिंदु, अंतरीप यानी कि अंतिम पॉइंट। जैसे हमने देखा कि दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप के दक्षिणी बिंदु को क्या कहते हैं, हॉर्न अंतरीप कहा जाता है। क्या कहते हैं, हॉर्न अंतरीप कहते हैं। उसी तरीके से यहाँ पर अपने देखो ध्यान रखना है, उत्तमाशा अंतरीप इसको कहा जाएगा। और जैसे कि भारत के दक्षिणी बिंदु को क्या कहा जाता है, भारत के दक्षिणी बिंदु को कुमारी अंतरीप बोलते हैं। कन्याकुमारी है ना जो, उसे कुमारी अंतरीप भी कहा जाता है, ये ध्यान रखना। अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में ये वाला जो क्षेत्र यहाँ पर है मेडागास्कर। मेडागास्कर जो है वो इस महाद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है। मेडागास्कर अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है और एक देश है मेडागास्कर। इसके बाद देखिए ये हमारे पास में जो क्षेत्र है इसे कहते हैं हॉर्न ऑफ अफ्रीका। क्या कहा जाता है इसे, हॉर्न ऑफ अफ्रीका, हॉर्न ऑफ अफ्रीका। इस हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंदर 4 देश आते हैं भी, 4 देश। इन 4 देशों को हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहा जाता है। ये 4 देश कौन कौन से हैं, तो देखिए 1, 2, 3 और 4। अब इसका नाम मैं लिखता हूँ यहाँ पे कि 4 देश कौन कौन से हैं। सबसे पहले आएगा हमारे पास में इरिट्रिया, 2 नंबर पे आएगा हमारे पास में जिबूती, 3 नंबर पे आएगा हमारे पास में सोमालिया, और 4 नंबर पर आएगा इथियोपिया। 4 नंबर पर क्या आएगा, इथियोपिया आएगा भी। ये 4 यहाँ पे देश हैं जिनको हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहा जाता है, हॉर्न ऑफ अफ्रीका के नाम से जाना जाता है। जो इसका सबसे दक्षिणी देश है वो दक्षिण अफ्रीका है, दक्षिण अफ्रीका देश है भी, दक्षिण अफ्रीका है यहाँ पर। क्लियर है। इसके बाद में आगे देखिए इसके कुछ मुख्य देशों के बारे में चर्चा करें तो 4 देश हो गए हमारे पास में, ये 4 देश हो गए। वापस चलते हैं, यहाँ देखिए इन 4 को अच्छी तरीके से देखिए। सबसे पहले यहाँ पर आप देखेंगे ये है मिस्र, और ये मिस्र का ही एक पार्ट है जो कि स्वेज नहर से काट करके 2 हिस्सों में बट गया। तो मिस्र जो देश है ना, यह 2 महाद्वीपों में स्थित है, एशिया में भी है और यहाँ हमारे पास में अफ्रीका में भी है। और इसको जब काट करके स्वेज नहर बनाई गई तो यहाँ से मार्ग कौन सा मिला, यहाँ से मार्ग मिला हमें, ये एशिया से लेकर के यूरोप में जाने का मार्ग मिला, जलीय मार्ग मिला। स्थलीय मार्ग तो था हमारे पास में, अब मिला कौन सा, जलीय मार्ग मिला। इसीलिए मिस्र को क्या कहते हैं, मिस्र को कहा जाता है यूरोप एवं एशिया का जंक्शन, यूरोप व एशिया का जंक्शन कहते हैं भी। यूरोप से अगर एशिया में जाना है, समुद्री मार्ग से जाना है, तो स्वेज नहर से होकर के ही जाना पड़ेगा। और ये स्वेज नहर जो है वो मिस्र को काट करके बनाई गई है। और जब यहाँ से ब्रिटिश चले गए वापस, पहले यहाँ पे ब्रिटिश का अधिकार था, जब ब्रिटिश यहाँ पे चले गए यहाँ से, तो उन्होंने इस नहर को सौंप दिया, किसे, मिस्र को सौंप दिया। मिस्र को कब सौंपा इस नहर को, 1956 के अंदर भी, ध्यान रखना 1956 के अंदर मिस्र ने इस नहर का राष्ट्रीयकरण किया, यानी कि इसकी रजिस्ट्री कर ली अपने नाम पर। जब भी कोई बड़े बुजुर्ग छोड़ करके जाते हैं, दुनिया छोड़कर जाते हैं, तो फिर वो बच्चों के नाम करते हैं। ऐसे ही क्या हुआ, यहाँ पे राष्ट्रीयकरण किया गया है। तो ध्यान रखना, हमारे भी यहाँ पर बहुत से जैसे वायुयान है, वायु परिवहन है, रेल परिवहन है, उनका राष्ट्रीयकरण हुआ है। राष्ट्रीयकरण होने का मतलब उसको बनाया किसी और ने था, लेकिन अब वो सौंप करके जा रहे हैं। क्लियर है। चलिए, और लास्ट में देख लेंगे तो स्वेज नहर की जो लंबाई है वो है 168 किलोमीटर, 168 किलोमीटर इसकी लंबाई है। इसका एक उत्तरी पॉइंट है, एक इसका दक्षिणी बिंदु है। उत्तरी बिंदु जो है ना, स्वेज नहर का जो उत्तरी बिंदु है, इसे हम कहते हैं पोर्ट
सईद कहा जाता है। और जो इसका दक्षिणी बिंदु है, दक्षिणी जो इसका बंदरगाह है उसे पोर्ट सुएज कहते हैं, पोर्ट सुएज कहते हैं। ठीक है, ये प्रश्न है, प्रश्न आया हुआ है ये अपने कंपटीशन के अंदर कि सुएज नहर के उत्तरी बिंदु को किस नाम से जाना जाता है, वो है हमारे पास में पोर्ट सईद। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देशों के बारे में हम चर्चा कर रहे थे, तो ध्यान रखिएगा, सबसे पहले हमने यहाँ पे मिस्र देखा, मिस्र के बाद में नीचे देखेंगे तो सूडान आएगा, सूडान देश। और सूडान से अलग होकर के बना है दक्षिण सूडान, सूडान से अलग होकर के बना है दक्षिणी सूडान बना है। पहले इस महाद्वीप का सबसे बड़ा जो देश था वो सूडान था, अब सूडान से देश अलग हो गया। अब इसका सबसे बड़ा देश कौन सा है? अल्जीरिया। कौन सा है अभी? अल्जीरिया। ये अल्जीरिया देश है, अल्जीरिया देश इसका सबसे बड़ा देश है। जबकि नाइजीरिया जो देश है, नाइजीरिया, नाइजीरिया, नाइजीरिया देश में सर्वाधिक जनसंख्या रहती है, सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश नाइजीरिया, सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला अल्जीरिया, सर्वाधिक जनसंख्या वाला नाइजीरिया, सर्वाधिक नगरीकृत देश, नगरीकृत यानी सबसे अधिक नगरों वाला जो देश है वो कौन सा है? लीबिया। लीबिया सर्वाधिक नगरीकृत देश है, लीबिया। अब लीबिया में सर्वाधिक नगर हैं, और आपको पता है नगर होने की वजह से क्या होता है अभी, नगर अधिक होने की वजह से वहाँ पर अब गर्म क्षेत्र है। ये वाले जो देश है ना, ये कहाँ पर स्थित है? सहारा के अंदर स्थित है। ये किस मैदान में है? सहारा मरुस्थल में स्थित है। तो सहारा मरुस्थल बहुत ही गर्म मरुस्थल है, तो गर्म है तो यहाँ गर्मी, ये नगर है तो नगरों में तो और भी ज़्यादा गर्मी होगी, क्योंकि नगरों में एसी वगैरह लगे होते हैं, तो एसी की जो वो गर्माहट होती है वो अधिक होती है। इस वजह से यहाँ पर ध्यान रखना कि अल अजीजिया, अल अजीजिया कहाँ पर है? लीबिया में। ये विश्व का सबसे गर्म स्थल है, विश्व का सबसे गर्म स्थान है, भी सबसे गर्म स्थान है। जैसा कि हमने उत्तरी अमेरिका में देखा था, गर्म स्थान जो है वो मृत घाटी है, मृत घाटी जो है वो सबसे गर्म है। कहाँ पे? उत्तरी अमेरिका में। जबकि यहाँ पर गर्म स्थान कौन सा है? अल अजीजिया, लीबिया में स्थित है। और अब आपके सामने आ चुका है कि सहारा डेजर्ट जो है विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल, सहारा का जो क्षेत्रफल है वो है 84 लाख वर्ग किलोमीटर, 84 लाख वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। और यह है यानी कि 32 लाख, भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32 लाख। तो भारत के क्षेत्रफल से भी यह 2.5 गुना बड़ा है, 2.5 गुना। 32 तिया 96 जाएगा और 32 दूना 64, तो ये कितना है? 84 लाख वर्ग किलोमीटर है, 2.5 गुना बड़ा है भारत से। इसके बाद देखिए ये सहारा हो गया। अब सहारा में कौन कौन से देश आ रहे हैं? तो मिस्र भी सहारा में आ रहा है, मिस्र के अंदर भी मरुस्थल है। तो मिस्र, लीबिया, अल्जीरिया, माली के बाद में नाइजर देश है और एक नाइजीरिया देश है, नाइजर और नाइजीरिया। फिर एक देश है चाड देश है अभी, चाड। और चाड देश में एक झील है जिसका नाम है चाड झील, जो कि सहारा मरुस्थल की एकमात्र सबसे बड़ी झील कहलाएगी। चाड झील जो कहलाएगी ना, वो सहारा मरुस्थल में एकमात्र झील कहलाएगी, चाड झील, जो कि चाड देश के अंदर है। ये सहारा मरुस्थल के बारे में हमने देखा। फिर इसके अलावा आप देख पाएंगे तो सहारा मरुस्थल के अंदर जो जनजाति रहती है वो है बद्दू जनजाति, बद्दू। सेकंड ईयर के अंदर हमने पढ़ा था जनजातियों के बारे में, बद्दू जनजाति, पिग्मी जनजाति है ना, उसके बारे में। तो बद्दू जनजाति यहाँ रहती है। पिग्मी की बात करें तो पिग्मी यहाँ पर आ जाएगी नीचे। देखिए तो यहाँ से गुजरने वाली जो रेखा है उसका नाम है कर्क रेखा, ये कर्क रेखा यहाँ से, और यहाँ से जो निकलती है वो कौन सी है? भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखा। और यहाँ से गुजरती है मकर रेखा। यानी इस महाद्वीप में से तीनों ही रेखाएं गुजरती हैं। अब तीनों रेखा गुजरती हैं तो ये जो क्षेत्र होता है ना, ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहलाता है। ये क्षेत्र कौन सा कहलाता है? उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहलाता है। बीच का जो क्षेत्र हमारे पास में आएगा ये बहुत ही घना क्षेत्र होगा। इसे हम यहाँ पर देखते हैं। तो यहाँ पर आपने देखा कि ये हमारे पास में कर्क रेखा हुई,
भूमध्य रेखा हुई और ये हमारे पास में मकर रेखा हुई। मकर से लेकर के कर्क के बीच का जो क्षेत्र है ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्र होता है, उष्णकटिबंधीय। और सबसे अधिक जो प्रभाव पड़ेगा उष्णकटिबंध का वो कहाँ पे पड़ेगा? भूमध्य रेखा पर। तो भूमध्य रेखा पर सर्वाधिक तापमान, सर्वाधिक वर्षा, सर्वाधिक आर्द्रता, सर्वाधिक। अब जब तापमान अधिक था तो उसकी वजह से बरसात अधिक हुई, बरसात अधिक होने की वजह से वहाँ पर आर्द्रता यानी ह्यूमिडिटी यानी कि नमी बहुत अधिक हो गई, और नमी अधिक होने की वजह से यहाँ पर जैव विविधता, क्या भी जैव विविधता सर्वाधिक पाई जाती है, विविधता सर्वाधिक पाई जाती है। और जैव विविधता सर्वाधिक होने की वजह से यहाँ पर हर प्रकार की वनस्पति होगी जो कि अच्छे से अच्छी और खतरनाक से खतरनाक होगी। यहाँ के जो प्राणी होंगे वो अच्छे से अच्छे और खतरनाक से खतरनाक होंगे। तो इस वजह से यह जो होता है यह निवास योग्य नहीं होता, निवास योग्य नहीं है। ये जो क्षेत्र है ये निवास योग्य क्षेत्र नहीं है, ये क्षेत्र जो है निवास योग्य नहीं है। तो इतना क्षेत्र हमने यहाँ पे देखा। ये जो भी पाया जाएगा यहाँ पे वो कैसा होगा? सर्वाधिक होगा भी। सर्वाधिक तापमान, सर्वाधिक वर्षा, सर्वाधिक आर्द्रता और सर्वाधिक जैव विविधता। अब यहाँ पर बहुत अधिक बरसात होने की वजह से, जैसे हमने देखा था कि उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के अंदर, क्योंकि वहाँ से भी भूमध्य रेखा गुजरती है, तो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में भी बड़े जंगल मिले थे हमें। कौन से जंगल थे वो? वहाँ एक नदी भी है, अमेजन नदी, यानी दक्षिण अमेरिका में जो नदी मिली है अमेजन नदी। अमेजन के जो जंगल हैं वो बहुत बड़े जंगल हैं, और वो जंगलों को, अमेजन के जंगलों को पृथ्वी का फेफड़ा कहते हैं, क्योंकि सबसे अधिक जंगल होने की वजह से, वन होने की वजह से वहाँ पे ऑक्सीजन सबसे अधिक दी जाती है। ठीक है, अब ऐसा ही यहाँ पर होगा भी, यहाँ पर भी बहुत बड़े जंगल होंगे। तो जंगल बहुत बड़े होंगे तो यहाँ पर बहुत अधिक पानी आएगा, पानी अधिक आएगा, जिस वजह से यहाँ की जो नदी है वो है कांगो। नदी का नाम क्या है? कांगो नदी। कांगो या जायरे, जायरे देश भी है, जायरे देश से नदी निकलती है, तो इसलिए जिसको जायरे भी कहते हैं, और कांगो देश में से होकर के बहती है। कांगो और जायरे दो अलग अलग देश हैं, परंतु नदी के जो नाम है वो भी कांगो और जायरे के नाम से है। यानी कांगो देश वाले इसका नाम कांगो बोलते हैं और जायरे देश वाले इसका नाम जायरे बोलते हैं। अब ये क्षेत्र बहुत अधिक सघनता वाला क्षेत्र है, तो इसीलिए यहाँ पर कोई रहना पसंद नहीं करेगा। तो यहाँ पर जो जनजाति रहती है ना, वो जनजाति है पिग्मी। कौन सी जनजाति है अभी यहाँ पे? पिग्मी जनजाति है अभी यहाँ पर, पिग्मी जनजाति रहती है, पिग्मी। पिग्मी जनजाति, ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखना। पिग्मी जनजाति कहाँ रहती है? कांगो बेसिन में रहती है। सहारा में कौन सी जनजाति थी? बद्दू जनजाति थी, बद्दू, ठीक है, बद्दू जनजाति सहारा के अंदर थी। और बुशमैन कहाँ रहता है? बुशमैन कालाहारी मरुस्थल में। कहाँ रहता है अभी? कालाहारी मरुस्थल में। तो यहाँ आपने दो मरुस्थल देख लिए हैं, एक सहारा मरुस्थल है और एक कालाहारी मरुस्थल है, कालाहारी मरुस्थल। और कालाहारी मरुस्थल में जो जनजाति रहेगी उसे क्या कहेंगे? बुशमैन कहेंगे भी, बुशमैन, बुशमैन। बुशमैन, कालाहारी, पिग्मी कांगो बेसिन और बद्दू सहारा के अंदर रहती है। ओके, इसके बाद देखिए इस महाद्वीप की जो सबसे बड़ी झील है उस झील का नाम है विक्टोरिया झील। विक्टोरिया, विक्टोरिया। तो विक्टोरिया झील को दो भागों में बांटती है कौन? भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा विक्टोरिया झील को दो भागों में बांटती है, और इसी विक्टोरिया झील से ही एक नदी का उद्गम होता है जिसे कहते हैं श्वेत नील, श्वेत नील। और उस श्वेत नील के साथ में ब्लू नील ऐड होती है, ब्लू नील, और दोनों मिलकर के बनती है नील नदी। क्या बनती है अभी? नील नदी। ये जो नील नदी है ये विश्व की सबसे लंबी नदी है अभी। नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है।
नील नदी क्या होगी भी? विश्व की सबसे लंबी नदी, सबसे लंबी नदी। विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी जो है वो कौन सी है? अमेजन। दूसरी जो सबसे लंबी नदी है वो अमेजन है। और परंतु अगर कहा जाए कि विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, बड़ी, तो फिर कौन सी कहलाएगी? अमेजन। लंबी नदी कौन सी? नील। बड़ी नदी कौन सी? अमेजन। सबसे लंबी नील, दूसरी लंबी अमेजन। तो अमेजन का नाम लंबाई में दूसरे स्थान पर है और बड़ी होने में पहले स्थान पर है। चलिए, ये होगी यहाँ पे नील नदी होगी। तो नील नदी पर मिस्र के अंदर आसवान बांध मिलेगा हमें भी। मिस्र के अंदर जो मिलेगा वह है आसवान बांध, आसवान बांध मिलेगा। ये मिस्र के अंदर है। और जैसे ये नदी महासागर में आकर के गिरती है तो यह डेल्टा बनाती है, यहाँ पे डेल्टा बनाती है। और इसी के किनारे पर स्थित है मिस्र की राजधानी जिसका नाम है काहिरा। मिस्र की राजधानी जो है उसका नाम क्या है अभी? काहिरा है। काहिरा मिस्र की राजधानी है जो कि नील नदी के किनारे स्थित है। और यह सूती वस्त्र के लिए प्रसिद्ध है अभी, सूती वस्त्र के लिए, सूती वस्त्र, सूती वस्त्र के लिए जो प्रसिद्ध है वो है एक काहिरा और एक है सिकंदरिया भी, सिकंदरिया, सिकंदरिया जो कि सिकंदर के द्वारा बसाया गया था यहाँ पे भी, ठीक है। सिकंदर के द्वारा, सिकंदर के नाम से इसको बसाया गया था। सिकंदरिया है, सिकंदरिया और काहिरा ये दोनों पतन है, मिस्र के पतन है दोनों के दोनों, यानी बंदरगाह है। और ये दोनों के दोनों ही सूती वस्त्र के लिए महत्वपूर्ण है। भूमध्य देखिए, जो अपने को यहाँ पे एक भूमध्य सागरीय एक देश मिलेगा जिसका नाम है ट्यूनीशिया। ट्यूनीशिया, ट्यूनीशिया जो है ये खट्टे फलों के लिए महत्वपूर्ण देश है। जैसे हमने फ्रांस को देखा था कि यूरोप के अंदर फ्रांस देश है जो कि अंगूर, जैतून, अंजीर के लिए उत्पादन करता है, वैसे यहाँ पर कौन करता है? तो ट्यूनीशिया देश है। अंगूर है, जैतून है और अंजीर है, ठीक है। इस प्रकार से ये फलों का उत्पादन करने वाला जो देश है वो ट्यूनीशिया देश है। मिस्र में एक बात और रहेगी कि मिस्र के जो मजदूर, मिस्र के जो किसान हैं, क्योंकि मिस्र के अंदर जो कृषि की जाती है वो सिर्फ नील नदी के किनारे की जाती है। और नील नदी को मिस्र का वरदान कहते हैं भी। मिस्र का वरदान किसे कहा जाता है? मिस्र का वरदान कहते हैं नील नदी को, क्योंकि आपने देखा होगा मिस्र के पिरामिड, नाम सुने हैं क्या? मिस्र के पिरामिड यानी मिस्र की सभ्यता जो है, मिस्र की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता जैसे एक मेसोपोटामिया की सभ्यता है तो दजला व फरात नदियों के बीच में वो एशिया के अंदर है। सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो सिंधु नदी के किनारे पर है। यहाँ मिस्र की सभ्यता है, तो मिस्र की सभ्यता किस नदी के किनारे पर है? नील नदी के किनारे पर है। इसीलिए नील नदी को मिस्र का वरदान कहा जाता है। यहाँ के जो किसान हैं, यहाँ के किसानों को किसानों को फेला कहते हैं, फेला। यहाँ किसानों को किस नाम से जाना जाता है? फेला के नाम से जाना जाता है। जैसे हमने कनाडा के अंदर देखा था कि कनाडा में जो लकड़ी काटने वाले होते हैं उन्हें लंबरजैक बोलते हैं, लंबरजैक कहा जाता है। जो कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो कि भेड़ पालने का काम करते हैं, भेड़ पालक जो मजदूर होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? जेकारू कहते हैं। भेड़ पालक को क्या कहते हैं? जेकारू। ऐसे ही यहाँ पर किसानों को क्या कहते हैं? फेलाह कहा जाता है। क्लियर है? ओके, फिर हम वापस आते हैं। तो विक्टोरिया झील को दो भागों में किसने बांटा? भूमध्य रेखा को। और भूमध्य रेखा को दो बार कौन काट रहा है? कांगो नदी काट रही है। तो कांगो नदी भूमध्य रेखा को दो बार काटती है। लिम्पोपो नदी जो है वो मक्का रेखा को दो बार काटने की विचार करना। लिम्पोपो नदी, लिम्पोपो नदी जो है यह मकर रेखा को दो बार काटती है। और कर्क रेखा को दो बार काटने वाली नदी कौन सी है अभी? कर्क रेखा को दो बार काटने वाली नदी कर्क रेखा, तो वो कौन सी है? माही नदी। कहाँ पर है ये माही नदी? राजस्थान में होकर बहती है, राजस्थान में है। कर्क रेखा को दो बार काटने वाली नदी माही है। भूमध्य रेखा को दो बार काटने वाली नदी कांगो है। और मकर रेखा को दो बार काटने वाली नदी जो है वो लिम्पोपो है।
अब भूमध्य रेखा पर अधिक बरसात होने की वजह से यहाँ पर पानी चलता रहता है, जिस वजह से यहाँ हम बांध बनाएं, यदि हम बांध बनाएं यहाँ पर, तो यहाँ से जल विद्युत प्राप्त कर सकते हैं। यानी कि विश्व के अंदर संभावित जल विद्युत का जो क्षेत्र है ना, वो कांगो बेसिन का है। सबसे बड़ा जो क्षेत्र है संभावित जल विद्युत का जो क्षेत्र है, ध्यान रखिएगा, विश्व में जल विद्युत उत्पादन का संभावित क्षेत्र जो है वो कौन सा है? कांगो बेसिन है, कांगो बेसिन, क्योंकि यहाँ पे बहुत सी नदियाँ और भी आती हैं और यहाँ पर विश्व की 28% जल विद्युत की जा सकती है, 28% जल विद्युत की जा सकती है। ये ध्यान रखना, अभी आपके औद्योगिक रूप में अपने को इसके बारे में ध्यान रखना है। लेकिन परंतु अभी यहाँ पर सिर्फ 5% ही उत्पादन किया जा रहा है। संभावित का मतलब होता है संसाधन जो होते हैं, एक वास्तविक संसाधन होते हैं और एक संभावित संसाधन होते हैं। वास्तविक कौन से होते हैं? जिनके बारे में पता होता है और जिनका उत्पादन किया जा रहा होता है, उसे वास्तविक कहा जाता है। संभावित संसाधन किसे कहते हैं? संभावित जिनकी संभावना है परंतु वहाँ अभी तक कोई काम नहीं किया गया है, वहाँ उसके लिए अभी तक कोई काम नहीं किया गया, वो संभावित संसाधन कहलाते हैं। ठीक है, ये भी संसाधनों के प्रकारों में हमने पढ़ा था इसको। ठीक है, ओके, ये हो गया हमारे पास में किसका? कांगो नदी के बारे में। देखिए अब इसके बाद में देखिए कि इस महाद्वीप की जो सबसे ऊंची चोटी है, इस महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी वो भूमध्य रेखा के बिल्कुल करीब है और उसका नाम है किलिमंजारो जो है यह एक मृत ज्वालामुखी है। ये जो मृत ज्वालामुखी पर्वत है, यानी जो पहले एक ज्वालामुखी यहाँ उद्गार हुआ और आज उसके बाद में दोबारा से उद्गार नहीं होता, उसे हम मृत ज्वालामुखी कहते हैं। तो किलिमंजारो जो है ये इसकी सबसे ऊंची चोटी है और भूमध्य रेखा के करीब होते हुए भी यहाँ पर बर्फ जमी हुई है। भूमध्य रेखा के करीब है फिर भी यहाँ पर बर्फ जमी हुई है। इसका कारण कौन बताएगा? इसका कारण भी भूमध्य रेखा के नज़दीक होते हुए भी इसके ऊपर बर्फ जमी है। कारण है कि इसकी ऊंचाई, क्योंकि ऊंचाई बढ़ती जाती है तो तापमान घटता जाता है, इसीलिए इसके ऊपर क्या है? बर्फ जमी हुई है। क्लियर है? किलिमंजारो ये किस देश के अंदर है? तो यह है तंजानिया देश में भी, तंजानिया देश के अंदर है किलिमंजारो। ओके, तंजानिया के बाद में एक देखिए, इस महाद्वीप का जो जागृत ज्वालामुखी है, जो कि एक सक्रिय ज्वालामुखी है एकमात्र, वो है कैमरून ज्वालामुखी। कैमरून ज्वालामुखी है भी। कैमरून ज्वालामुखी जो है वो अफ्रीका महाद्वीप में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। जैसे भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन है, वैसे ही यहाँ का जो एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है वो कैमरून है। और मृत ज्वालामुखी यहाँ पे कौन सा है? किलिमंजारो। इसके अलावा और भी यहाँ पर चोटियाँ हैं। यहाँ पर अगर हम पर्वत की बात करें, पर्वतमाला की बात करें, तो इस ओर हमें यहाँ पे पर्वतमाला मिलेगी। आगे चलते हैं, नेक्स्ट अगले पॉइंट पे देखते हैं। इसमें देखते हैं अभी मानचित्र जितने ज़्यादा हो सके उतने ज़्यादा बनाने का प्रयास करें, और जब भी किसी के बारे में आपको पूरा विस्तार से बताना है तो कोशिश करें कि ज़्यादा कचरा ना हो और अलग अलग मैप बना सकें अपन, क्योंकि जितने अधिक मानचित्र बनाएंगे, जितनी बातें आप मानचित्र में शो कर दोगे ना, बाद में आपको थ्योरी के अंदर भले कैसा कुछ भी लिखते रहना। ठीक है, थ्योरी आप अपने आप ही बना लोगे। जितनी बातें मैं बोल रहा हूँ ये सारी की सारी थ्योरी है, इसको पूरा थ्योरी के रूप में लिख दो और ये आपके इस प्रकार से नंबर जो है वो पक्के हो जाते हैं। विक्टोरिया झील जो हमने देखा था, विक्टोरिया जो झील है, विक्टोरिया झील, तो विक्टोरिया झील 3 देशों की सीमा पर लगती है। 3 देशों की सीमा लगती है विक्टोरिया झील को, युगांडा, तंजानिया और कीनिया। युगांडा, तंजानिया और कीनिया जो देश हैं, इन तीनों देशों को यहाँ पे टच करती है जो इसकी सीमा है। केन्या में अगर हम बात करें तो यहाँ पे मसाई जनजाति रहती है, मसाई जनजाति यहाँ पे निवास करती है। तंजानिया की बात करें तो यहाँ पर किलिमंजारो है, किलिमंजारो जो है वो पर्वत है, किलिमंजारो पर्वत जो है
वो कहाँ पे है, तंजानिया में है। और एक केन्या पर्वत है, तो आपको पता चल जाएगा केन्या पर्वत केन्या देश के अंदर है। युगांडा हो गया। तो तीनों देशों की सीमा बनती है विक्टोरिया के साथ में। इसके बाद में आगे देखें तो यहाँ पर हमें एक पर्वतमाला मिलती है जिसका नाम है ड्रेकेंसबर्ग पर्वतमाला। ड्रेकेंसबर्ग पर्वतमाला यह प्राचीन है भी। यह पर्वतमाला कैसी है, प्राचीन पर्वतमाला है। और अफ्रीका महाद्वीप का जो विस्तार हुआ था, अफ्रीका महाद्वीप का जो विस्थापन हुआ था वो उत्तर दिशा की ओर हुआ था। तो उत्तर दिशा में यहाँ पर एक पर्वतमाला बनती है जिसका नाम है एटलस। एटलस पर्वत। एटलस पर्वत जो है ये उत्तर पश्चिम की ओर है। और यह कैसा पर्वत है, एक नवीन पर्वत है। ये कैसा पर्वत है, एक नवीन पर्वत है। ओके, इसके बाद में देखिए जरा, ये जो क्षेत्र है हमारे पास में ये है गिन्नी की खाड़ी। गिन्नी की खाड़ी, ये गिन्नी की खाड़ी का क्षेत्र है जो कि अटलांटिक महासागर का एक हिस्सा है। गिन्नी की खाड़ी है। वो जो कांगो नदी है वो गिन्नी की खाड़ी में आकर के ही गिरती है। कांगो नदी जो है वो गिन्नी की खाड़ी में आकर गिरती है। इधर से बात करें तो नाइजर नदी है। नाइजर नदी, नाइजर नदी, ठीक है। यहाँ पे कौन सी थी, कांगो नदी, कांगो। और यहाँ से कौन सी थी भी, नील नदी। यहाँ नील नदी, ठीक है, कांगो। और नीचे कौन सी थी हमारे पास में, लिम्पोपो नदी, लिम्पोपो नदी। अब ये कांगो नदी है ना, कांगो की एक सहायक नदी है भी। कांगो की एक सहायक नदी है जिसका नाम है, कांगो की एक सहायक नदी भी। और इसका नाम था क्या भी, अभी थोड़ा सा दिमाग से निकल जा रहा है। कांगो नदी का जो, हाँ, कसाई, कसाई नदी भी, कसाई नदी। अब कसाई नदी जो है ना, इसे डायमंड रिवर कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, डायमंड रिवर कहते हैं इसको, डायमंड रिवर कहा जाता है। डायमंड रिवर किसे कहते हैं, कसाई नदी को कहते हैं। जबकि कालाहारी मरुस्थल में दक्षिण अफ्रीका में एक खान है जिसका नाम है किम्बरले खान। किम्बरले खान, जो कि हीरे की सबसे बड़ी खान है। हीरे की सबसे बड़ी खान जो है वो किम्बरले है। तो किम्बरले को डायमंड सिटी कहते हैं। डायमंड सिटी कहते हैं, डायमंड सिटी। और एक यहाँ पे खान है जोहान्सबर्ग, जोहान्सबर्ग, जोहान्सबर्ग एक खान है जिसे कि गोल्डन सिटी कहेंगे। क्या कहेंगे भी, गोल्डन सिटी। यानी यह किसकी खान है, सोने की खान है। जोहान्सबर्ग सोने की खान है और किम्बरले हीरे की खान है। विश्व का जो सबसे बड़ा हीरा था, जो कि कोहिनूर हीरा जिसे कहा जाता है, वो कहाँ से निकाला गया था, किम्बरले खान से निकाला गया था। क्लियर है, किम्बरले। इसके बाद में आप देखेंगे दो यहाँ पे, यानी डायमंड सिटी और गोल्डन सिटी होगी। और जबकि डायमंड रिवर किसे कहा गया, हमने कसाई नदी को कहा, जो कि कांगो की एक सहायक नदी है। नाइजर नदी की बात करें तो नाइजर देश और नाइजीरिया देश में से होकर के बहती है। नाइजर नदी को पाम तेल की नदी कहते हैं भी। पाम तेल की नदी कहा जाता है। यानी यहाँ पे कौन सा वृक्ष है, ताड़ का वृक्ष है। ताड़, पाम जो है ना वो इंग्लिश का वर्ड है। पाम, पाम शब्द इंग्लिश का है। ताड़ तेल की नदी कहते हैं इसको। क्या कहते हैं भी, ताड़ तेल की नदी कहा जाता है। ताड़ तेल की नदी कहते हैं इसको। किसको भी, नाइजर नदी को कहते हैं। और नाइजर नदी जो है यह कहाँ से गुजर रही है, तो यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे एक हमारे पास में देशांतर है। कौन सा देशांतर है यहाँ पे, 0 डिग्री देशांतर है, जिसे ग्रीनविच रेखा कहते हैं। 0 डिग्री देशांतर जो है उसे ग्रीनविच रेखा कहा जाता है। ओके, इसके अलावा देख लीजिए, 1-2 पॉइंट और देख लेते हैं। एक हमारे पास में है आइवरी कोस्ट। आइवरी कोस्ट, यह देश का नाम है। आइवरी कोस्ट और गाना, ये देश है भी। ये दोनों के दोनों क्या हैं, देश हैं। ये दोनों देश किसके लिए इंपॉर्टेंट है, कहवा उत्पादन के लिए। कहवा उत्पादन, कहवा उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण देश है भी।
क्लियर है? तो फिलहाल एक बार आज की क्लास में इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट क्लास में एक बार हम फिर से अफ्रीका महाद्वीप की जो बातें रह गई हैं उन्हें एक बार और करेंगे, और फिर उसके बाद में हम एशिया महाद्वीप को करेंगे। इस वीक में हमारा एशिया महाद्वीपों का विश्व अध्ययन जो है वो समाप्त हो जाएगा। ठीक है।